First structure of prokaryotic cell was cell wall, then second was plasma membrane. Now the third structure that is present inside a prokaryotic cell is nucleoid region. So fourth number नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा third number. And the extra cellular appendages जो थे वो थे 3, flagella, pili and fimbriae. ये है थर्ड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में. न्यूक्लियोइड रीजन तो पहले भी बताया है. न्यूक्लियोइड रीजन क्या है? रीजन इन विच जेनेटिक मटेरियल दैट इज सिंगल सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट. तो वो रीजन सेल के अंदर जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो कि होगा सिंगल, एक ही होगा मॉलिक्यूल और होगा सर्कुलर. वो जिस रीजन में प्रेजेंट है उस रीजन को कहेंगे न्यूक्लियोइड रीजन, या सिंपली क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोइड. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है. तो सिर्फ एक रीजन होगा जिसको कहेंगे न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियस एब्सेंट होगा. न्यूक्लियस के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अदर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होते हैं और अच्छे से पैक होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर. तो यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स जो बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन की पैकेजिंग से. बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता. उनमें प्रोटीन्स के साथ डीएनए अटैच्ड नहीं होता और क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पैक्ड भी नहीं होता. कैसा होता है? ये सिर्फ सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जो सेंटर में एक रीजन में प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड. अब जो न्यूक्लियोइड रीजन है वो एसोसिएटेड होता है किससे? मीजोसोम्स से. मीजोसोम्स बता चुके हैं पहले क्या होते हैं. एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. यानी जो बैक्टीरियल डीएनए है, जो सर्कुलर डीएनए है वो किससे अटैच्ड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है. इसलिए इस डीएनए की डुप्लीकेशन यानी डुप्लीकेट करके अपनी कॉपी बना के दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाने में सेल डिवीजन के टाइम पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है क्योंकि उसी से वो अटैच्ड है. तो ये था न्यूक्लियोइड रीजन. नाउ फोर्थ इज राइबोसोम or ribosomes, as there are many ribosomes present in the cytoplasm. तो राइबोसोम्स होते हैं स्कैटर्ड, फैले हुए रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बिखरे हुए रहेंगे राइबोसोम्स, या अटैच्ड हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. तो ये साइटोप्लाज्म में या तो ऐसे स्कैटर्ड रहेंगे या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहेंगे. कैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं. अब जो राइबोसोम होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. तो नॉर्मली जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. लाइक ह्यूमंस में 80S टाइप के होते हैं ह्यूमंस की सेल्स के अंदर. एस क्या है यहाँ पर? स्वेदबर्ग यूनिट है. सेडिमेंटेशन रेट को शो करने के लिए दी गई है. जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा हैवी होगा वो उतनी जल्दी क्या होगा? बॉटम पे सेटल हो जाएगा. टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में अगर कोई मटेरियल है उसको अपन स्पिन करवाएंगे, सेंट्रीफ्यूग करवाएंगे बहुत फास्ट रेट पे, तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो बॉटम पे क्या होंगे? सेटल हो जाएंगे. तो जो मॉलिक्यूल जितना हैवी होगा वो उतनी जल्दी सेटल होगा और उसका फिर स्वेदबर्ग यूनिट जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी. तो ये नॉर्मल जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं यानी हैवी होते हैं. जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो लाइटर होते हैं. कितने होते हैं? 70S होते हैं. अब ये 70S हैं राइबोसोम. ये भी फिर 2 सब यूनिट्स से मिलके बने हुए होते हैं. उनमें से एक यूनिट जो है उसका स्वेदबर्ग जो कोएफिशिएंट है वो कितना होगा? 50S जो लार्जर यूनिट होगी, और फिर जो स्मॉलर यूनिट होगी उसका होगा 30S. 70S राइबोसोम खुद 2 सब यूनिट्स से मिलकर बने हुए होते हैं.
50s एंड 30s। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होगा? हर जो सेल ऑर्गेनेल है उसका डिफरेंट फंक्शन होता है, डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है। तो राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? मेनली प्रोटीन सिंथेसिस। तो भले ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो, इनका फंक्शन क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं ये? डीएनए प्रेजेंट है सेल में, डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो डीएनए से फिर फॉर्म होते हैं एमआरएनए मॉलिक्यूल। तो जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाती है? एमआरएनए में। एंड डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ चले गई? एमआरएनए में चली गई। नाउ एमआरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होकर उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर देंगे और क्या फॉर्म करेंगे? प्रोटीन। एमआरएनए से देन एमआरएनए के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। एमआरएनए में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग फिर उसी टाइप का प्रोटीन फॉर्म होगा। ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू बनेगा प्रोटीन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए देन ट्रांसलेशन प्रोटीन। एमआरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प चाहिए होती है किसकी? राइबोसोम की। तो एक एमआरएनए मॉलिक्यूल है, ये बहुत से राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है। इस मॉलिक्यूल से बहुत से राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, तब जाके ये क्या कर पाता है? फिर प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसमें एक एमआरएनए मॉलिक्यूल है और बहुत से राइबोसोम्स हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। यहाँ पे करना मैसेज फ्रॉम एमआरएनए इनटू प्रोटीन, फॉर्म करना यहाँ पर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। नाउ इंक्लूजन बॉडीज। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो फीड करेंगी। अब फीडिंग के बाद जो एक्स्ट्रा फूड स्टफ बच जाएगा वो स्टोर्ड होके रहेगा उसके साइटोप्लाज्म के अंदर एज इंक्लूजन बॉडीज़। फिर वो जो फूड मॉलिक्यूल्स होंगे स्टोर्ड उनको क्या कहेंगे? इंक्लूजन बॉडीज़। तो रिजर्व्ड मटेरियल होते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड होते हैं उनको क्या कह सकते हैं? इंक्लूजन बॉडीज़ या फिर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। अब ये क्या क्या हो सकता है? ग्लाइकोजन हो सकता है, जो भी फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होकर रह सकता है, या फिर साइनोफाइसिन की फॉर्म में स्टोर होकर रह सकता है। ऑर्गेनिक हो सकते हैं, गैस वैक्यूल हो सकती हैं, यानी क्या फील्ड हो सकती है? ऐसी वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट हो सकते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? फिर एयर प्रेजेंट होगी। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? गैस वैक्यूल साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो कुछ एक्वेटिक प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स होती हैं, यानी वाटर में रहने वाली जो भी छोटे स्मॉल क्रीचर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक, उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर गैस फिल्ड रहती है, जिसकी वजह से वो उन सेल्स को ब्योंसी मिलती है, वो फ्लोट कर पाते हैं पानी के अंदर। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज़ इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं हो, कार्बन नहीं हो प्रेजेंट, तो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। क्या होते हैं ये? पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी इसके अंदर स्टोर होके क्या रहेगा? फॉस्फेट। ऐसे सल्फर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके अंदर क्या स्टोर होके रहेगा? सल्फर। और ये किन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं? सल्फर जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। सल्फर बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होंगे? जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या यूज़ आएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ में आएगा, इससे एनर्जी मिलेगी। तो ये थी प्रोकैरियोटिक सेल। हो जाएगा फिफ्थ। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और अदर ऑर्गेनल जो है माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम ये सारे एब्सेंट होंगे। सिर्फ इतना ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं मोस्टली मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में। नाउ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? जेल लाइक
प्रोटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर जो भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है वो प्रोटोप्लाज्म, उसकी जो बाउंड्री बनाती हुई मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टू थिंग्स होंगी। प्रोटोप्लाज्म में खुद फिर क्या कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं प्रोटोप्लाज्म को? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। भी अंदर का सारा जो भी है सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी मटेरियल है वो सारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें से अपन जो जेली लाइक लिक्विड जैसा जो है उसको और ऑर्गेनल को अलग कर दें तो वो तो होगा साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस को हटा दें तो टू पार्ट्स हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस के अलावा जो भी मटेरियल बचा विद ऑर्गेनल्स वो सारा हो जाएगा साइटोप्लाज्म। नाउ फर्स्ट स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेम थिंग, ये दोनों क्या बनाती है? ये बाउंड्री बनाती है सेल की, और सेल को उसकी सराउंडिंग से सेपरेट करती है। सेल की बाउंड्री बना देगी और ये सराउंडिंग मीडियम से सेल के इंटीरियर को सेपरेट करने का काम करती है। स्ट्रेंथ देती है सेल को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और मटेरियल्स के एक्सचेंज में भी हेल्प करती है, इससे होकर मटेरियल इन एंड आउट जा सकता है। ना स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी इसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एक लेयर में होंगी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, देन अगेन सेकेंड लेयर होगी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की, लिपिड की। तो बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, 7 to 10 नैनोमीटर थिक होगी। अब इसकी स्ट्रक्चर होती कैसी है एग्जैक्टली, इसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स एंड कॉन्सेप्ट्स दिए। तो डैनियली एंड डेवसन ने दिया, रॉबर्टसन ने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, बहुत से साइंटिस्ट ने और दिया, पर वो सब उतने परफेक्ट नहीं थे। सबसे ज़्यादा जो वैलिड है वो कौन सा? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यही क्या है? सबसे ज़्यादा वैलिड है। अब ये मॉडल जो है इसकी स्टडी करेंगे टुमारो।